हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और फिर से हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। बच्चे लोग, छोटा चैप्टर तो है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल पर्पज से अगर आप देखते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होगा। इसके साथ साथ एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हम जो यहां पर डिस्कस करते हैं ओनली एनसीईआरटी बेस। बहुत से बच्चे को दिक्कत होती है कि एनसीईआरटी का बुक को कैसे फॉलो करना है, क्योंकि ज्यादातर वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे जो मिलेंगे वो आपका नीट या फिर जी एडवांस का मिलता है, जिससे बाकी बच्चे को बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होता है। इस दिक्कत को समझकर ही हम एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस लेकर आए हैं। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो आपका ये हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इनसे पहले के बारे में बताता है कि ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ द आइडिया दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटमिनो। एटमिनो क्या है? दैट इज द इंडिविजुअल। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो डाल्टन तो आपका 1808 में आया है, पर उससे पहले बहुत ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में अपना बहुत सारा व्यू दिया था। और सबसे पहला जो था, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ही वाज एन इंडियन, और उनका नाम था महर्षि कन्नड़। जी हाँ, महर्षि कन्नड़ आज से करीब 3000, करीब 2.5 से 3000 साल पहले ये बताया दिया था कि ऑल द पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जितने भी मैटर है ना, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और उसका नाम उन्होंने अणु और परमाणु दिया था। बेशक उनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे, पर आज वही अणु जो है मॉलिक्यूल के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, और वही परमाणु जो है हम लोग एटम के रूप में पढ़ते हैं। पर उनके बाद करीब 1000 साल बाद ये आए, डेमोक्राइटस आए, जो करीब 460 से 370 बीसी में आए थे। इन्होंने भी यही बताया कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो यहां पर डाल्टन भी जो थे उसी चीज को, क्योंकि करीब 2000 साल तक इसी तरह से चलता रहा, तो 2000 साल तक हम लोग जो है एटम के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सके। पर उसके बाद डाल्टन थे, जॉन डाल्टन, उन्होंने पहली बार बताया कि कोई भी मैटर जो है वो आपका छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। और उसी चीज को अभी हम लोग इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। आप इसके पहले इसको 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, पर 11th में थोड़ा सा अलग है, जो अभी आपको हम समझाने वाले हैं, पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर हम लोग देखें, ये हो गया जॉन डाल्टन, जो 1808 में अपना थ्योरी दिया था। इनके अनुसार कुछ पॉस्टुलेट्स था। पॉस्टुलेट को अगर हम लोग ध्यान से पढ़े तो कहता है ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। बच्चे लोग, आज भी तो हम लोग यही चीज बोलते हैं कि ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज। देखो, आइडेंटिकल इन साइज का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप गोल्ड लेते हैं ना, तो गोल्ड अगर आप लेते हैं तो गोल्ड में आप बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे आपको एटम्स मिल जाएंगे। तो कहता क्या है कि जितने भी एटम्स होंगे ये भी आपका आइडेंटिकल होगा, सिमिलरली ये भी आइडेंटिकल होगा। इसका कहने का पर्पस क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी इनमें से किसी भी एटम का अगर आप स्टडी करते हैं तो सारे एटम का एक ही कैरेक्टर मिलेगा, जिससे कि आप गोल्ड को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये इनका कहने का मेन पर्पस था, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा कहता है एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये बात भी सही है। उस समय तक एटम को ना तो हम डिवाइड कर सकते थे, नहीं हम लोग डिवाइड के अलावा उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। इसके अलावा कहते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप यहां पर कौन सा ले लें हम लोग, अगर आप Fe का एटम लेते हैं और साथ में आप Au का एटम लेते हैं, तो जो Fe का एटम होगा
और जो Au का एटम होगा, ये दोनों के दोनों आपका क्या होगा, साइज में, मास में डिफर करेगा। मतलब इसका एटम और इस एटम में, Fe का एटम और Au के एटम में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके अलावा कहता है कि एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अलग बात है कि अभी ये गलत हो गया है। एटम को ना तो आप बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये बहुत समय तक चलता रहा कि एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसके बाद आता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। इन्होंने भी ये बोला था कि अगर कंपाउंड फॉर्म होता है, अगर कंपाउंड फॉर्म होता है तो कंपाउंड में आपका क्या आता है, दो एलिमेंट्स आते हैं ना, कंपाउंड में आपका दो अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं। तो इनके अनुसार ये कहता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपका हमेशा क्या होंगे, एक सिंपल रेशियो में आपका फिक्स्ड होगा। तो आप बच्चे लोग ये समझ गए होंगे कि जॉन डाल्टन का पोस्टुलेट्स जो था एटम के बारे में, उन्होंने क्या कुछ बताया था। अब अलग बात है कि इसका कुछ ड्रॉबैक या लिमिटेशंस भी था। तो लिमिटेशन की बात करें तो मैं सबसे पहला लिमिटेशन की बात करते हैं, तो कहता है डाल्टन कंसीडर द एटम टू बी इंडिविजुअल बट हाउएवर। तो यहां पर देखिए क्या बता रहा है, जॉन डाल्टन ने यह कहा था कि एटम जो है उसको हम किसी भी चीज में सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पर आज की डेट में हम लोग जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सब के सब क्या है, दैट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। आप उसको डिवाइड तो कर रहे हैं, ये एक चीज आपका हो गया फॉल्स। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि द प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रॉन। जबकि आप भी हम लोग देखते क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों न्यूक्लियर में होता है और दोनों के दोनों क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इससे पहले पढ़े होंगे E इक्वल टू mc²। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे m वेयर मास ऑफ द एटम, और c जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर क्या कहता है कि एटम कैन बी क्रिएटेड। ये जो एम दिखा रहा है किस चीज को दिखा रहा है, एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एटम यहां किस फॉर्म में बदल रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एटम कैन बी डिस्ट्रॉय, एटम को भी डिस्ट्रॉय करके क्या बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। और एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय करके जिस तरह से एनर्जी बना सकते हैं उसी तरह से हम लोग एनर्जी को भी क्या बना सकते हैं, एटम बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए एटम बम का नाम जो आप सुने होंगे, है ना, एटम बम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी तो यही चीज होता है ना, आपका एटम को एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है या फिर एनर्जी को एटम में चेंज कर दिया जाता है। जब आप पढ़ेंगे केमिकल एटॉमिक फ्यूजन जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, उसमें आप क्लियरली देखेंगे कि जितना हम पार्टिकल यूज करते हैं उससे कम पार्टिकल हम लोग ऑब्टेन करते हैं। इट मींस देयर इज ए लॉस ऑफ मास। इसका मतलब यह निकलता है कि मोस्ट ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन वाज फॉल्स। मोस्ट ऑफ द पोस्टुलेट, एक आध को अगर छोड़ दें तो ये पोस्टुलेट्स फॉल्स होने के बावजूद भी हम पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती तो आप तब निकालेंगे ना जब आपको सामने वाला थ्योरी देगा। आप 2000 साल तक आपके पास मौका था, एक भी पोस्टुलेट्स नहीं आया, जॉन डाल्टन लेकर आए, और उस समय की स्थिति के अनुसार जॉन डाल्टन जितना कुछ भी बताए थे दैट वाज रियली अमेजिंग। क्योंकि हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे थे, साइंटिफिकली इतना इंप्रूव्ड नहीं हुए थे कि सारा कुछ किसी एटम के बारे में हम जान सके। और जॉन डाल्टन, ही वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हु टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एन एटम। बेशक आज के कंटेक्स्ट में ये फॉल्स साबित हो रहा है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक चलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हैं बच्चे लोग। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, ये आपका एटॉमिक मास आ गया। एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है। तो यहां पर देखिए क्लियरली पता चल रहा है कि एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, और मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल्स का मास। अब एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो दोनों में देखिए पहला डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल
that may or may not exist independently, or molecule is also the smallest particle that must be exist independently. इससे क्या पता चलता है? मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब एटम जो है आपका एग्जिस्ट कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन आप हमेशा कैसे लिखते हुए देखते होंगे? H2। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे ही आप H एटम निकालेंगे ऑटोमेटिकली उसके साथ एक नया एटम अटैच होकर क्या बना देगा? H2 बना देगा। तो यहां पर ये जो है आपका एटम है, पर ये आपका क्या है? दैट इज मॉलिक्यूल। क्लियर ना? ऐसे बहुत से एटम है जो आपका एलिमेंट है, जो आपका एटम और मॉलिक्यूल सेम होते हैं। जैसे अगर हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम का एटम भी यही है एंड मॉलिक्यूल्स भी यही है, ठीक है ना? तो सोडियम का एटम और मॉलिक्यूल यही है। इसी तरह से कैल्शियम, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसका एटम और मॉलिक्यूल्स आपको सेम मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल के लिए हम लोग इसको देख लें। एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर, दैट इज, इसकी बात कर रहे हैं 10 टू द पावर -27 kg। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मास आपको कितना मिलेगा? दैट इज 1.0078 AMU। कार्बन 12 की बात करें तो 12 AMU। ऑक्सीजन की बात करें तो 15.99 AMU आपको मिलेगा। तो हम लोग निकालते कैसे हैं? तो देखिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, है ना, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। और एक और चीज अगर बात करें तो कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? हम लोग ये पढ़ चुके हैं, दैट इज 12 AMU। तो जब भी आपको किसी एटम का मास निकालना होता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। किसके साथ करते हैं भाई कंपेयर? दैट इज द मास ऑफ कार्बन के साथ, है ना? और मास ऑफ कार्बन का क्या? डिवाइड बाय 12, मतलब 1/12 ऑफ कार्बन के मास के साथ हम लोग क्या करते हैं? उसका कंपैरिजन करते हैं, है ना? तो यहां पर भी देखिए आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23, और इस तरह से हमारा आता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो यहां 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। नाउ 6.02 इंटू इतना एटम ऑफ द कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। अगर आप किसी कंटेनर में कार्बन के 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम लेते हैं किसी भी कंटेनर में, तो उसका टोटल मास होगा दैट इज 12 ग्राम। ये आप इससे पहले पढ़े होंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोल कॉन्सेप्ट, है ना? ये जो हम आपको दिए नंबर दैट इज मोल नंबर, है ना? तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का मास को मेजर कर सकते हैं। और ऑक्सीजन की भी आप कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन का हम लोग करते हैं 16 AMU। अब यहां पर क्लियरली है 16 AMU, मतलब एक AMU का मास इतना है, तो 16 का क्या होगा? इसको हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और इस तरह से आपका इसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। अब आगे आते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ये एवरेज एटॉमिक मास एक्चुअल में है क्या। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास क्या होता है? दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन्स, यही ना? अब हम लोग ये पढ़े हैं कि प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो, ये फ्रैक्शन में नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। किसमें? ये फ्रैक्शन में नहीं रहता है, ऑलवेज इन होल नंबर रहता है। पर अगर यही हम देखें क्लोरीन की बात करते हैं अगर, तो क्लोरीन का मास हम लोग को कितना मिलता है? दैट इज 35.5 ग्राम। ये कैसे पॉसिबल है कि क्लोरीन का मास 35.5 ग्राम आ जाए? इसका मतलब ही है कि यहां पर कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। और इसको निकालने का देखिए, ये कार्बन का आइसोटोप्स होता है, 3 आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप तो आप जानते होंगे ना,
आइसोटोप का मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास अलग अलग हो। तो कार्बन का 3 आइसोटोप्स है और इन तीनों आइसोटोप का एवरेज मास हम लोग निकालते हैं। देखिए जैसे ये कार्बन 12 का 12 हो गया, कार्बन 13 का इतना हो गया और कार्बन 14 का इतना हो गया। अब इन तीनों के मास का जो हम एवरेज निकालते हैं दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। क्लोरीन के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग समझें तो क्लोरीन में देखिए Cl35 होता है, क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37 होता है। दोनों की अवेलेबिलिटी की बात करें तो क्लोरीन 35 आपका 75.5% और क्लोरीन 37 आपका 24.5%। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो 35 क्लोरीन 35 को उसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 26.4। सिमिलरली क्लोरीन 37 को उसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 9.07 और इन दोनों को सम कर देंगे। सम करने के बाद कितना आ जाएगा 35.5 ग्राम। और इसी तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि एवरेज एटॉमिक मास कहते किसको है। अब हम लोग आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास अब ऑलरेडी आपको हम बता दिए हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास है क्या, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो कहता है मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अब यहां पर देखिए एक सिंपल सा लॉजिक आपको हम दिखाते हैं। मॉलिक्यूलर मास है ना, तो किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल का जो मास होता है, जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन का आप देखे होंगे 35.5 अगर हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्लोरीन का ये क्या है, दैट इज एटम। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, दैट इज Cl2। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, O2। अगर क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो 2 क्लोरीन है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई क्लोरीन का मास कितना है 35.5, दैट इज 35.5, दैट इज 71 ग्राम। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करें तो दैट इज एटॉमिक मास इज 16, 2 एटम इन ए मॉलिक्यूल, दैट इज 16 × 2 दैट इज 32 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आ गया है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते होंगे, यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, दैट इज फॉर्मूला मास, है ना। ये फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, तो फॉर्मूला और मॉलिक्यूल में फर्क क्या है। अभी के यहां पर अगर आप देखेंगे, कहता है सम सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड do not contain discrete molecules of their constituent. In such components, positive and negative chlorine be arranged in it. कहता क्या है कि अगर आप NaCl लेते हैं तो NaCl हम लोग को कोई मॉलिक्यूल्स के रूप में नजर नहीं आता है ना, NaCl। तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म ही नहीं करता है। Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्यों होता है इसके बारे में तो आपको पता है। तो जब हम इसका कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, है ना, दैट इज आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड मतलब Na प्लस Cl बनाकर क्या बनाएगा, NaCl। और यहां पर देखिए सोडियम का प्लस आयन है और क्लोरीन का माइनस, दोनों जुड़कर क्या बनाया है, दैट इज आयनिक बॉन्ड। अब अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, दैट इज नॉट सर्टेन दैट कि व्हाट यू हैव गॉट मॉलिक्यूलर मास इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो इस केस में क्या, मैक्सिमम केसेस में क्या करेक्ट ही होता है, पर इस चीज से बचने के लिए ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना, कि जो चीज मॉलिक्यूल्स फॉर्म ही नहीं कर रहा है एटम के रूप में, आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया गया है, तो दैट इज फॉर्मूला मास लाया गया। अब इन दोनों में डिफरेंस आप जान जाइए। कहता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। आपको बता दिए, जैसे कि मान लीजिए CaO, दैट इज मॉलिक्यूल्स। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कैल्शियम का होता है 40 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो दैट इज
16, इसका मतलब 56। इसी तरह से H2SO4 की बात करें तो इसका भी कितना आएगा 98 AMU। तो हम लोग इसी तरह से मल्टीप्लाई किए हैं, दैट इज 2 into 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 4, और इन सबको सम किए तो 2 प्लस 32 प्लस 64 दैट इज 98 AMU। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला मास की बात करेंगे तो फॉर्मूला मास में ये केस बदल जाता है। सोडियम क्लोराइड की हम बात किए थे Na और Cl, ये प्लस है और ये माइनस है। क्लियरली कहता है कि हैज ए फॉर्मूला मास 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.4 AMU। कहता है NaCl इज आयनिक, सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द एक्सप्रेशन मोलिकुलर मास ऑफ NaCl हैज नो मीनिंग। बच्चे लोग, जो भी आयनिक बॉन्ड बनाता है चाहे कोई सा भी हो, दैट नॉट कंटेन मोलिकुलर मास, है ना, वो मॉलिक्यूलर मास नहीं करता है, ऑलवेज फॉर्मूला मास। बेशक इससे पहले आप नहीं इसको पढ़ते होंगे क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट कई बार सेम ही रहता है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा मॉलिक्यूलर मास पढ़ते आए हैं। पर अब आपको इसके बारे में फॉर्मूला मास आपको पढ़ना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस दिखा देते हैं आप लोग को। कहता है फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ व्हाट, masses of the atoms present in the empirical formula, molecular mass of the formula is the mass। ये सब आपका क्या है, ये आप कीजिएगा। सबसे पहले इसमें एक और टॉपिक दिया है, दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये इंपेरिकल फॉर्मूला आपको मैं समझा देता हूं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है ना, कि ये शॉर्टेस्ट रेशियो होता है या फिर कहीं स्मॉलेस्ट रेशियो, है ना, किसी भी फॉर्मूला का। और ये किसका होता है, तो उसका होता है जिसमें आपका कोई चीज HCF उसका 2, 3, 4 आता है। जैसे कि एक है C6H12O6, ये किसका है, दैट इज फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर की बात करें तो ये आपका इसका मॉलिक्यूल हो गया, पर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात हम लोग करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसका रेशियो निकालेंगे 6, 12 एंड 6 दैट इज CH2O। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर यही चीज बोला कि फॉर्मूला मास हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला का निकाला जाता है। इसी का तो कारण था कि NaCl का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी तो आपका क्या है, दैट इज NaCl ही है। उसी तरह से कहता है कैलकुलेटेड फॉर्म AMU यूनिट, और ये आपका क्या करता है, दैट इज इन ग्राम पर मोल यूनिट। इसी तरह से कैलकुलेटेड यूजिंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेटेड यूजिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो आपका फॉर्मूला मास हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला के केस में निकालते हैं। कहता है मे और मे नॉट गिव द एग्जैक्ट मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कौन, फॉर्मूला मास हो सकता है आपको दे भी या फिर नहीं भी दे। मे और मे नॉट गिव द एग्जैक्ट मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, और ये आपका क्या करेगा, दैट ऑलवेज गिव्स ए मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे लोग, हम लोगों का यहां तक क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता आप कमेंट कीजिए। ये शुरुआत है, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि हम CBSE बेस पर जो आपके NCERT में जो बुक में दिया हुआ है उन सारे टॉपिक को फॉलो करेंगे। फिर भी अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और आगे इसी तरह के वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। मैं दुआ करूंगा कि आपका नंबर अच्छे से आए, आपका नंबर अच्छा है जिसके कारण आप आगे अपने फ्यूचर में अच्छा काम कर सकें। और लास्ट में एक बार फिर से, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे सबसे पहले और सबसे जल्दी हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू।